हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मेल्डिस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी स्टोरी बहुत सिंपल नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स टीचर से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। इन्होंने बच्चों को गिरते हुए भी देखा है, उन्हें उठाना भी सिखाया है। इन्होंने सिर्फ खेलना नहीं, उन्हें जीतना सिखाया है। और आज अपने इसी इंस्पिरेशन, इसी टैलेंट की वजह से ये एक यूनिवर्सिटी में चीफ विजिलेंस ऑफिसर और प्रॉक्टर बन चुके हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश अरोड़ा ऑन आवर शो। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने एक स्पोर्ट्स टीचर से शुरुआत करी, ठीक है, वहां पर आपने बहुत छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे देखे। अब आप एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर और प्रॉक्टर बन चुके हैं, बहुत सारे बड़े स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं। छोटे और बड़े स्टूडेंट्स में बहुत डिफरेंस है। तो ये जर्नी आपकी कैसे इवॉल्व हुई? सी बेसिकली मैं एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन होता था। और जो हमने स्पोर्ट्स में रह के या एक एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हमने ह्यूमन साइकोलॉजी, चाइल्ड बिहेवियर साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो हम स्टडी करके जब हम इसके अंदर आए हैं, इस फील्ड के अंदर आए, तो बड़ा एक स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगा था छोटे बच्चों के साथ उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करना और उनके साथ इन्वॉल्व होना, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना, उन बच्चों को उस लेवल पे ग्रूम करना। एक पेरेंटल सपोर्ट भी उस टाइम में बहुत ज्यादा होती थी। और धीरे धीरे उन मूवमेंट्स के थ्रू जाते जाते हम लोगों को वो एक इतना कॉन्फिडेंस आता चला गया कि बच्चों के साथ जो है ना हम उसी लेवल पे उनके मेंटल लेवल को स्टडी करके उनके साथ वैसे ही इंटरेक्ट करते रहे लाइफ में। तो ये जर्नी जो है स्कूल से शुरू हुई थी। नहीं सोचा था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, लेकिन बच्चों के बीच में रहते रहते ये पता नहीं ये सफर कैसे बीत गया। हर तरह के बच्चे आए। जहाँ एक वक्त होता था जहाँ हर बच्चे के बारे में पेरेंट्स जो है जानना भी चाहते थे, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। एक युग ऐसा भी आया जहाँ कुछ ह्यूमन राइट्स ने जो है ना उनको हमसे दूर कर दिया, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से भी वो कर दिया। तब उनको उसी सोच पे जाके हम लोगों ने उनको डील करा, क्योंकि आज की डेट में बच्चे को है ना एक बहुत स्पोर्टिव नेचर चाहिए होता है। तो बच्चे, हर वर्ग का बच्चा आता है, बहुत अच्छा भी होता है। उसमें कुछ 1-2% ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से भटके हुए होते हैं। उस सिचुएशन में जो है बच्चों को मेंटल लेवल के ऊपर जाके उनके साथ वो वर्किंग करके उनके साथ वो उनको एक मोरल सपोर्ट देके और वो धीरे धीरे हम उस लेवल पे ले आते हैं। और वो चीजें जो है कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो बच्चे जो है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट है वो अलग होता है। कॉलेज में जो है स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट अलग होता है। तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंट देखो, स्कूल एक ऐसा बताइए? प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा जो है ग्रो करता है, विच इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग ऑफ एन चाइल्ड। कि मतलब जो बच्चा उस लेवल पे जाके जितना ग्रूम कर सकता है वो कहीं नहीं कर सकता। कॉलेज के अंदर क्या होता है कि एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। बच्चा बीटेक का है, बीटेक का प्रेशर रहेगा, एमटेक का है, एमटेक का प्रेशर रहेगा। बच्चे जो है ना बीबीए बीसीए कर रहे हैं, उनका एक अलग प्रेशर रहता है। बच्चे बीडीएस वाले हैं, उनको उनके ऊपर वर्कलोड इतना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये है, जैसे बाहर के कंट्रीज में ये होता है कि बच्चे जो है ना सेम प्रोफेशन के अंदर जो है ना सेम उसके अंदर फील्ड में जाते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा सा ये चीज तो कमी है कि जहाँ हम लोगों को बेसिकली जो सेम प्लेटफॉर्म देना चाहिए वो हम मिस करते हैं। तो ऑब्वियसली स्कूल का जो बच्चों की जो लर्निंग है, स्कूल में जितना बच्चा जो है सीखता है वो कॉलेज में कम टाइम मिल पाता है बच्चों को। वैसे स्कूल के बारे में भी ये कहा जाता है कि इंडिया में ओलंपिक्स में बच्चे तब तक एक्सेल नहीं कर सकते जब तक उनके मैथ्स के टीचर्स उनका स्पोर्ट्स पीरियड को एज अ प्रॉक्सी लेना बंद नहीं कर देते। वेरी गुड थॉट अबाउट इट। अच्छा, आपने रिसेंटली गर्ल्स पार्टिसिपेशन में कुछ इंक्रीज देखा है? क्योंकि
अभी पहले गर्ल्स इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं जाती। अब जो है इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिल चुका है और बहुत ज़्यादा फ़ेम है, जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर रही है। आपने देखा कि इन सब के बाद गर्ल्स पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ गया है। गर्ल पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़ना तभी से शुरू हो गया था जब हमारी पीटी उषा जी ने जो है ना जब मेडल जीता था हमारे देश के लिए। अश्विनी नाचप्पा थी उस टाइम में, उसके बाद जो है ना बैडमिंटन की हमारी साइना नेहवाल या बहुत और लोग आए हैं। इवन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी रेसलर्स इतनी परफॉर्मेंस उनकी आई है बैडमिंटन के अंदर, लॉन टेनिस के अंदर। और तो धीरे धीरे क्रिकेट यूं ऊपर आया कि क्रिकेट के अंदर जो है ना फैसिलिटी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। अदरवाइज जो है ना बाकी एसोसिएशंस को उतनी फंडिंग नहीं हो पाती, उतना बजट नहीं हो पाता। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बाकी गेम्स के अंदर हमारी लड़कियां कहीं से पीछे हैं। टाइम चेंज हुआ है, बहुत टाइम चेंज हुआ है, जब हर लड़की भी ये चाहती है कि मैं पीटी उषा बनूं, उनके जैसी बनूं, साइना नेहवाल जैसी बनूं। तो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों में बहुत चेंज आया आज की डेट में। पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज हुई है, पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था लड़कियों को, आज बहुत चेंज आया है। इसलिए तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सोच के अंदर, सोच में बदलाव आया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि गर्ल्स अब इस फील्ड में भी आगे हैं। ओके, जैसे आपने बताया कि क्रिकेट का क्रेज, क्रिकेट की फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा हैं और ये स्टार्टिंग से ही हो जाता है कि हम अगर देखें तो हमें जगह जगह क्रिकेट एकेडमीज मिल जाती हैं। ओलंपिक्स जैसी गेम्स हो गई, हॉकी जैसी गेम्स हो गई, इनके लिए आप स्कूल्स को या अथॉरिटीज को क्या सजेशंस देंगे? यहाँ पर भी हमारी कंट्री को बहुत ग्रोथ चाहिए। देखिए, कुछ गेम्स के अंदर अभी भी जो है स्कूल लेवल के ऊपर, जैसे बैडमिंटन हो गया, शूटिंग के अंदर भी जो है ना हमारे इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। और अभी हमने रिसेंटली बहुत सारी एसोसिएशंस को देखा है, फुटबॉल को देखा है, खो खो एसोसिएशंस को देखा है, रेसलिंग एसोसिएशन को देखा है। तो इन एसोसिएशंस के पास थोड़ा सा फंडिंग आई है, बच्चे जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो बेसिक लेवल के ऊपर जहाँ बच्चों को फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, उस टाइम पे उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। ऑल्दो आप ओलंपिक में मेडल के ऊपर जो है ना आज हर सरकार जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, किसी को 2 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 5 करोड़। तो वो एक उस स्टेज पे जाके उनको मिलता है जब वो लोग अपना सफर तय कर चुके होते हैं। उससे पहले जब हम हर बच्चे की कहानी पढ़ते हैं, उनके बच्चे की बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, तो वो लोग जो है ना बड़े डाउन लेवल से आते हैं। उस लेवल पे उनको प्रॉपर डाइट मिलना, उस लेवल पे उनको जो है एक स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट मिलना, इक्विपमेंट्स का मिलना, वो उनके लिए बहुत टफ होता है। गवर्नमेंट को जो है बेसिकली ग्रास रूट लेवल से जो है ना चाहिए कि मतलब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करें। चेंजेस लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आज भी जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स का माइंडसेट होता है, वो अभी भी यही है कि हमारा बच्चा जो है वो एकेडमिक्स में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी क्लियर करे। क्योंकि बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो उसका होता है मन कि मैं भी क्रिकेटर बनूँ, विराट कोहली बनूँ। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट? उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है स्पोर्ट्स में, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो अगर हमारा बच्चा नहीं बना, तो उसका बैकअप में एकेडमिक्स भी नहीं हुआ। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि स्पोर्ट्स इज़ अ गुड ऑप्शन टू मेक अ करियर? देखिए, आज की डेट के अंदर अगर मैं यूं कहूं कि स्पोर्ट्स इज अ गुड ऑप्शन टू मेक एन करियर, इट इज ट्रू। बट बेसिकली कहाँ हमें हर सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है कि अगर एक बच्चा आप देख रहे हो इनिशियल स्टेज के ऊपर वो अच्छा कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम तक। रिजल्ट कभी दिनों में नहीं आते, सालों में आते हैं। और अगर आपने छोटे बच्चे के स्टार्टिंग से ही अगर आपने उसको करियर के ऊपर फोकस कर लिया, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी फोकस्ड। अब आप ये सोचो कि उस सिचुएशन में आप उससे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी ले लोगे, आप उससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी ले लोगे। वेरी रेयर केसेस में ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के करने के बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जब आप चाइल्डहुड स्टेज के हो तो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो
प्रोफेशनलिज्म को अचीव करने के टाइम में आपके पास टाइमिंग का जो है ना एक बहुत बड़ा वो रहता है. यू हैव टू एटलीस्ट 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स यू हैव टू गिव टू द स्पोर्ट्स. 8 घंटे अगर आपने स्पोर्ट्स को दोगे तभी आप एक करियर बना पाओगे. उसके अंदर बच्चे को रेस्ट भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए, प्रॉपर कंपटीशन भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से पहले जो है बच्चा बहुत मेहनत करता है. अब आप उस टाइम बोलोगे कि मेरे बच्चे का एकेडमिक सेशन चला गया, तो अर्ली क्या होता था, जैसे हमारे पास MNSSS मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई होता था, तो वो वहां क्या है ना कि एक एनवायरमेंट मिलता था. वो वो बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी कितना बच्चा जो है ना पोटेंशियल कितना है, वो वर्कलोड स्टडी का उस लेवल पे देते थे. तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स कॉलेजेस खोलने की जरूरत है, स्पोर्ट्स स्कूल्स खोलने की जरूरत है, जहां बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली जो है प्रेशर दिया जाए. अवेयरनेस की बहुत ज्यादा अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. आपके पास कभी ऐसा केस आया है जहाँ पर बच्चा खेलना चाहता हो और आपने उसमें अंदर उसके अंदर टैलेंट भी देखा हो और आपने फिर पेरेंट्स को पर्सनली समझाया हो? बहुत सारे केसेस आए हैं ऐसे, और बच्चों ने, कईयों ने करा भी है, उस चीज को अचीव भी करा है. लेकिन एक लेवल तक एक पेरेंट्स जो है वो देखते हैं कि अभी इतने टाइम हो गया, इसके अंदर से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बोला ना, ये सब चीजें. हम कई बार क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कोच तक हम लोग जो है ना सरेंडर करके भूल जाते हैं. एक पेरेंट्स की जो जिम्मेवारी है, वो पेरेंट्स को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी. उस पेरेंट्स को जो है, मैंने ऐसे ऐसे पेरेंट देखे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के बच्चे के साथ मॉर्निंग वर्कआउट पे भी साथ रहते हैं, इवनिंग वर्कआउट पे भी साथ रहते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग के टाइम में, चाहे वो सेंट रनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो या हिल हिल से रिलेटेड उनका ट्रेनिंग मेथड है, उस टाइम में भी वो पेरेंट्स जो है ना अपना पूरा फोकस करते हैं उसके ऊपर. तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है इसमें. अब 100% जो है ना किसी भी इवेंट उसके ऊपर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पे या स्कूल पे या कोचेज के ऊपर वो नहीं. ठीक है, कोचेज अपना काम करते हैं हमेशा. जैसे एक क्लास है, क्लास टीचर जो है क्लास में पढ़ाता है, ये बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है. हम कई बार कहते हैं ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे तो जो है ना इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है. तो भैया आपका बच्चा पढ़ेगा, हाँ? आपका बच्चा पढ़ेगा, उस लेवल तक स्टडी करेगा, तभी प्लेसमेंट में जाएगा. आप ये सोचो कि मतलब अपने आप से कोई चीज हो जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कोई घोट के तो नहीं पिला सकता ना. तो एवरीवन हैज टू पुट एफर्ट. आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, ओवर एंशियस हो गए हैं कि हमारे बच्चे को मारना नहीं है, हमारे बच्चे के पैर में दर्द हो रहा है. वो सिचुएशंस भी आपके पास आती हैं? बहुत आते हैं. आप, एक है ना हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में लिखा है, रिवार्ड एंड द पनिशमेंट इज इक्वली इफेक्टेड, राइट. तो वो टाइम जब जब से गया है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि हर घर के अंदर जो है ना बच्चों के मेंटल लेवल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है. उनको पता है हम बहुत ज्यादा नहीं डांट सकते. ऐसा कुछ नहीं है. आप बच्चे के साथ चलो यार, बच्चे तो बच्चे ही है ना. कभी कभी अगर उनको हर तरह का डोज दे दें, बच्चे तो किसके, हमारे ही बच्चे हैं ना. एक माँ बाप या एक कोच या एक टीचर कभी नोइंगली नहीं मारता, कभी नोइंगली नहीं मारता. ऐसा कभी कोई भी टीचर मैंने इस धरती पे नहीं देखा कि जो नोइंगली किसी बच्चे को पुनिश करेगा. उसके अगर राइट टाइम पे राइट, आपको, आप हमेशा रिवार्ड देते रहोगे बच्चे को, अगर आपको उस टाइम उसको जो है ना एक, अगर उसको एक स्लैप की जरूरत है, तो शायद वो जरूरी है उसके करियर के लिए, उसके मोटिवेशन के लिए. तो वो, मैं शायद, मेरे इस मामले में मेरे थोड़े से पॉइंट डिफर है. उस टाइम वो जरूरत है. कहते हैं ना कि माँ बाप के बाद टीचर भी वही वो इंसान होता है जिसको अपना स्टूडेंट की सक्सेस देख के उतनी ही खुशी होती है जितनी पेरेंट्स को ऑब्वियसली. होती है. तो आप भी जब अपने स्टूडेंट्स को देखते हो कि आज वो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं चाहे किसी भी फील्ड में, तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगता होगा, मतलब अच्छा लगता होगा सुनना कि मेरा स्टूडेंट ये बन गया है या इस पोजीशन देखो, अल्टीमेटली दे आर माई स्ट्रेंथ, पे है. राइट. हमने जब हम एक लाइफ के बाद, एक टेन्योर के बाद, 5 साल 10 साल बाद उस बच्चे को एक लेवल पे देखते हैं ना, तो हम लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं.
ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं, सर याद है आपने मेरे को वहां माँ बेटा सही जगह पे आपको वो करा था। तो वही बात आ जाती है कि ये है ना, टाइम की रिक्वायरमेंट है। कई बार मैं एक पेरेंट से अपील करना चाहूंगा, एक गुरु जो है ना, वो हमेशा गुरु ही रहेगा। मैंने अपने करियर के अंदर, मुझे याद नहीं मैंने कभी अपने करियर के अंदर किसी बच्चे के साथ कभी पर्सनल रंजिश रख ही नहीं सकता मैं, और उन स्वभाव में ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब अगर मैं गुस्सा हूं तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं गुस्सा क्यों हूं। अगर मैं उस टाइम में मैं हमेशा प्यार दिखाता रहूंगा तो वो कभी भी बच्चा जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ी मार, थोड़ी थोड़ी डांट भी जरूरी है। बहुत जरूरी होती है आज के युग में। अच्छा, ये जो आप स्पोर्ट्स टीचर से अब आप चीफ विजिलेंस ऑफिसर की डेजिग्नेशन पर हैं, डॉक्टर का काम हैंडल कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे इंश्योर करते हैं कि वो आपसे डरे ना? क्योंकि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के नाम में ही एक इंटिमिडेशन होता है कि बच्चे डर जाते हैं। So how do you ensure that you are there to help them, not to scare them? बच्चों के साथ जीना पड़ता है। और देखो, आज का युग इतना बदल गया है, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते। अगर अपने स्वभाव में ये चीज नहीं रखूंगा कि मैं ये नहीं कहता मेरे से डरे, लेकिन उनको ये चीज का डर होना चाहिए कि अगर कुछ गलत करोगे तो सर खड़े हैं पनिश करने के लिए। तो हम कभी किसी को पनिशमेंट अननेसेसरी नहीं देते, कोई भी नहीं देता। लेकिन जब आप एक बच्चे के करियर की बात आती है ना, वहां हम लोगों को हर तरह का एक्शन लेना, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने जरूरी होते हैं बच्चे के। अदरवाइज तो वो तो यूं सोचते हैं कि कॉलेज चले गए हम अपने आप पास हो जाएंगे, तो वो इम्पैक्ट उनके ऊपर रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपने मिलेनियल्स भी हैंडल करे, उसके बाद अभी जो जेंजी है, तो इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग फीडबैक, या इनका एक एटीट्यूड होता है टीचर्स की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, या अपने करियर फोकस को लेकर? क्या डिफरेंस है इस दोनों जनरेशन? पिछली जनरेशन बहुत फोकस थी, सिंसियर बहुत थी, आज की डेट में है, लेकिन आई डोंट नो, सोशल मीडिया के थ्रू या इस तरह से जो है ना वो अपने आप को बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एक दो दो बच्चे हैं तो वो पैम्परिंग भी उस लेवल पे होती है, तो उनको ये नहीं पता कि यार पैम्परिंग एक अलग चीज है, करियर एक अलग चीज है। हियर दे आर हियर जस्ट टू लाइक बिल्ड अप देयर करियर, तो सेम एटीट्यूड लेके आएंगे तो वो लर्न नहीं कर सकते। लर्निंग जो है ना वहां पे आती है जहां आपके अंदर एक, जब आपका स्वभाव नरम होता है, एक आप लर्निंग के लिए आते हैं। कॉलेज इज ए बेसिक प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिल्ड अप योर करियर। मैं अक्सर बोलता हूं बच्चों को, 5 साल आपने ऐश करनी है, आप 50 साल ऐश नहीं कर पाओगे। आपने अगर 5 साल मेहनत कर ली, आप 50 साल क्या 80 साल भी ऐश कर पाओगे। दिस इज ओनली द प्लेटफॉर्म। बच्चे वो एक उस लेवल पे, वो बच्चे बहुत सारे हैं जो इन चीजों को समझते हैं, समझ रहे हैं। थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है, जो हमें करता रहता हूँ अक्सर, प्यार से भी, कान पकड़ के भी करता रहता हूँ। मेरी बात मानते हैं, ऐसी बात ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आज 5 साल मेहनत कर लेंगे तो अगले 50 साल आराम से रहेंगे, और आज 5 साल ऐश कर लिया तो अगले 50 साल उनको मेहनत और काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक फनी बात बताइए, टीचर्स को बच्चे निकनेम्स देते हैं, स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छा निकनेम देते थे या कॉलेज के? नहीं। ये चीज तो बच्चे स्मार्ट हैं, स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे, ये लोग हैं। तो आपको पता होता था कि आपको निकनेम दे रखा है और आप ऐसे प्रिटेंड करते थे कि आपको नहीं पता, या करना शायद पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन आपको पता होता था? हाँ, ऑब्वियसली। हम सारा दिन बच्चों में रहते हैं। हाँ। एक बच्चा कॉलेज में आता है, वो 4 साल के लिए आया है, 3 साल के लिए आया है, हम यहाँ 30 साल से हैं। तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को, अगर बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि हम वो स्मार्ट हैं, तो हम तो उन स्मार्टरों, मतलब स्मार्ट बच्चों के ही गुरु रहे ना, तो हम बड़ी इजीली उन चीजों को हम थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं कई बार बच्चे को, जस्ट टू मेक देम फील हैप्पी के, मतलब एक बच्चे के अगर उस तरह की वो है तो लेट हिम। वो भूल जाते हैं कि आप भी वही स्टेज क्रॉस करके आए हो, और उनके लिए तो आप पहले टीचर हो गए, लेकिन आपके लिए वो
ये बच्चे नहीं है। तो एज अ प्रॉक्टर डिसिप्लिन वेलफेयर कैसे मैनेज करते हो आप? बच्चों के बीच में रहना, ग्रोन अप बच्चों के बीच में एक मेंटल सेटअप को उस लेवल तक लेके जाना। मुझे पता है कि बच्चा कौन सा बच्चा कहाँ शरारत करेगा। तो आजकल जैसे बच्चों को होता है कि ग्रुप बना लिया, ये कर लिया, उनके बीच में घुसना पड़ता है, बच्चों के साथ जीना पड़ता है। और इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है ना, अगर हम इनके साथ नहीं यूज करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे। बच्चों के साथ मिलने के लिए बच्चा बनना पड़ता है अच्छा और भी बन। एक्सपीरियंस मैटर। जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये इवॉल्वमेंट डिसिप्लिन के साथ ये फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी कैसे आया? देखो, हाँ, यहाँ एक कॉलेज में आने के बाद पेरेंट्स भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। स्कूल में क्या था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई, कोई भी कंप्लेन है पेरेंट्स को बता दी। यहाँ थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा आजाद फील करता है अपने आप। घर से गाड़ी भी मिल गई, घर से कैब में आ गया, घर से बस में आ गया, मेट्रो में आ गया, तो थोड़ा सा आजादी, पॉकेट मनी एक अलग से मिलना शुरू हो गया। तो वो एक इनके लिए वो एक आजादी का एक वो मोमेंट होता है फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन सेकंड थर्ड के बाद इनको समझ में भी आना लग जाता है बच्चों को कि यार अल्टीमेटली जो है ना, कैरियर आजादी से ज्यादा जो है ना, कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो फोकस्ड हो जाते हैं फिर अपने करियर के ऊपर। स्टार्टिंग में है, हम लोगों को भी उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं तो हम थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं हम लोग मिलके। बच्चे बंक मारते हैं क्लासेस? 75% अटेंडेंस भी तो हम कंपलसरी करते हैं। ये क्लॉज ये डाल क्लोज रखा है, डाला हुआ है। दूसरा फिर इनको पता है कि डिटेंशन वाली लिस्ट लगनी है, तो कवर अप कर जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं। तो अगर आपको कॉलेज स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देनी होगी बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, ऐसी कौन सी क्रिटिकल स्किल्स पे आप फोकस करें? हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद, पीजी करने के बाद, हम एक प्रोफेशनल करियर के अंदर जाते हैं जहां आपको कोई सिखा नहीं रहा। कॉलेज इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न, वेयर यू कैन improve your vocabulary, where you can improve your body language, where you can improve your knowledge. मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ के जाओगे, यहाँ से नहीं सीख के जाओगे, तो आप जितना आज की डेट में जो बच्चे जिस लेवल की स्टडी करते हैं, जॉब तो उसी लेवल की मिलेगी ना। एक बच्चा जो है 80% 90% लेके आ रहा है अपने करियर के अंदर, थ्रू आउट द करियर, और उसकी जो प्लेसमेंट होगी ऑब्वियसली बड़ी एमएनसीज के अंदर होगी। और एक बच्चा जो लापरवाह है, ऑब्वियसली वो फिर सर्च करेगा जॉब के लिए 20,000 30,000, तो डिपेंड करता है। यही चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, यही चीज बोलते हैं। करियर जो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यही सब बच्चों के साथ हमारी जिंदगी का मोटिव भी यही है, और रूटीन भी यही रहता है सारा दिन। तो आपको कभी बच्चे ईगल आइड बोलते हैं? ईगल आइड, आप एज अ विजिलेंस ऑफिसर एक ईगल की तरह उनको देखें मैं बच्चे? अगर यूनिवर्सिटी में बैठा भी हूं ना, उन बच्चों को ये पता है कि सर को पता लग जाएगा। उनको ये है कि सर को मत बताना बस। क्योंकि दूसरा कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बच्चों के बिहेवियर के बारे में है ना बड़ा इजीली पता लग जाता है, किस कौन सी शरारत किस बच्चे ने करी होगी। मैं बोलता हूँ बुला के ले आओ उसी को। तो यहाँ भी एक्सपीरियंस है, यस, एक्सपीरियंस। बचपन मैटर्स। तो कुछ सिस्टम लेवल चेंज आप सजेस्ट करेंगे कॉलेज में, स्पोर्ट्स को भी एक नॉट एज अ करियर बिकॉज स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर देयर करियर, एज अ स्ट्रेस लेवल बस्टर क्योंकि वो भी थ्रू आउट पढ़ रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसा जहाँ पे वो जाके अपने माइंड को रिफ्रेश कर सके? सबसे पहले है ना, बच्चों को है ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अर्ली टू वेकअप,
अब जो बात बच्चे रात को सोशल मीडिया पे रात के 2-2 बजे तक सोते नहीं है। और जैसे हम लोगों का मेरी अपनी लाइफ के अंदर जो है ना, मैं शायद मैं कभी 5 बजे के बाद नहीं उठा। 5 बजे उठ जाता हूँ हर हालत में। और मैं कभी 9 बजे, साढ़े 9 साढ़े 9 के बाद कभी जागा नहीं। तो अगर डिसिप्लिन रखें ना कि मॉर्निंग टाइम अपने वर्कआउट को दें, कॉलेज जाओ, उसके बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लाइब्रेरी करो। शाम को जाओ, पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। शाम आप जो ना 7 बजे से लेके 11 बजे तक अपना, 10 बजे तक जो भी है, तो 3 घंटे आपको फिर रेगुलर स्टडी पे देना पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं है तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। दैट्स एक्चुअली ट्रू, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड वो तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ जैक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आपने प्रूव भी कर दी है, एंड दैट कैन बी अ रीजन ऑफ योर एवरग्रीन हेल्थ। ओके, तो एक मूवी थी छलांग, इसमें राजकुमार राव ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि हर कोई अपने बच्चे को सानिया मिर्जा बनाना चाहता है, विराट कोहली बनना चाहता है, उनका पेरेंट कोई नहीं बनना चाहता। इतना एफर्ट्स उन लोगों के भी पेरेंट्स ने करे होंगे उनके साथ। हम सब अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो इस लेवल के प्लेयर्स बन जाए, लेकिन वो डेडिकेशन पेरेंट्स में शायद नहीं होती है, कुछ में होती है। तो ऐसा कुछ मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बच्चे का करियर बनाना है तो पेरेंट्स को पहले जान देनी पड़ेगी उसके लिए। जान इन द सेंस के मतलब यू हैव टू डिलीवर एवरीथिंग। जीना पड़ता है बच्चे के लिए। मॉर्निंग इवनिंग, आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू पुट द बेस्ट एफर्ट विद योर चाइल्ड। और बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक पेरेंट्स को। जब तक दोनों के अंदर वो आग नहीं होगी ना, तब तक आई एम सॉरी, सानिया मिर्जा कहना आसान है, सानिया मिर्जा और पीटी उषा और इन लोगों का, अश्विनी नाचपार, बहुत सारे वो लोग हुए हैं। तो वैसा बनना बहुत सालों की मेहनत होती है। कांस्टेंट मेहनत चाहिए बच्चों के साथ। तो अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स टीचर है अपना करियर में, आप उनको क्या एडवाइस? स्पोर्ट्स टीचर के लिए पहले तो आपको खुद स्पोर्ट्समैन होना बहुत जरूरी है। आपने करी दूसरे स्ट्रीम से जो है ना, आपने ग्रेजुएशन करी, फिर आप जाके खाली एक डिग्री करके आ गए। स्पोर्ट्स अपने आप में एक कंप्लीट डिक्शनरी है जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी रखती है, आपको डिसिप्लिन भी रखती है, आपको व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज हार जीत, इन सब के अंदर बैलेंस रखती है। तो जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाते, तो अगर आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है तो आई एम सॉरी कि आपको 100% एक स्पोर्ट्समैन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारी बातें आपसे सीखी कि स्पोर्ट्स में करियर कैसे बना सकते हैं, पेरेंट्स के लिए एडवाइस, बच्चों के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू नेहा, थैंक्स फॉर कमिंग। तो सर, ये माइंड मेंडर्स टीम की तरफ से एक छोटा सा टोकन। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।